मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरे प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो धान की ज़्यादा लंबाई बढ़ने की समस्या से है। धान की कुछ वैरायटी बहुत ज़्यादा लंबाई पकड़ लेती हैं, जिससे उसमें लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है और कल्ले कम निकलते हैं। और ये समस्या खास तौर से बासमती धान में देखी जाती है। इसके अलावा और भी कुछ वैरायटीज़ हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा आती है शुरुआत से ही, और फिर जब बहुत ज़्यादा लंबाई होने से पौधे में अच्छी उपज नहीं मिल पाती। एक तो समस्या ये रहती है, ये गिर जाती है हवा चलने पे या तेज बारिश होने पर। दूसरा, उसमें कल्ले भी उतने अच्छे मजबूत नहीं निकलते हैं, तना कमजोर रहता है। तो हम क्या उपाय करें खास तौर से इन विशेष वैरायटीज़ में? हालांकि ये सभी वैरायटीज़ में समस्या नहीं होती है, कुछ ही वैरायटीज़ में ये बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ने की समस्या होती है। तो हमको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि इसकी लंबाई संतुलित रहे? ताकि देखिए, लंबाई ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लंबाई बहुत छोटी रह गई तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होनी है या जो कल्ले निकलने हैं, जो उसके अंदर ड्राई मैटर बनना है, वो बहुत कम होगा और उपज कम मिलेगी। अगर लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो लॉजिंग हो जाती है, गिर जाती है और कल्लों का फुटाव भी कम रहता है और पौधे मजबूत नहीं रहते हैं। तो एक बैलेंस्ड, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम, वो ऊंचाई होनी चाहिए। तो हम ऐसे क्या उपाय करें कि अगर धान की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और तो उसमें फुटाव भी क्या होगा, कम होगा और पौधे कमजोर रहेगी, फसल कमजोर रहेगी। तो हम क्या ऐसा करें? तो यहाँ मैंने लिखा है कि हमें क्या क्या करना है, इसलिए आप इस लेक्चर को जरूर देखें ताकि हम कोई ऐसी गलती ना करें कि हमको फसल में नुकसान हो जाए। और अगर ये लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। पौधे की जो लंबाई बढ़ती है सेल डिवीजन से बढ़ती है। कोशिका विभाजन जब होता है और कोशिकाएं बढ़ती हैं, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन, ये जब दो प्रोसेस होते हैं तो लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। चाहे वो तने की लंबाई हो, चाहे वो जड़ों की लंबाई हो, चाहे वो पत्तियों की लंबाई हो, चाहे वो बाली की लंबाई हो। अब ये जो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन बड़ा कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसको काम को करने में नाइट्रोजन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होने लगती है तो सेल डिवीजन बढ़ जाता है, सेल इलोंगेशन भी बढ़ता है, जिससे कि लंबाई बढ़ने लगती है। और ज्यादा हम नाइट्रोजन दे दें तो ये पौधे के अंदर जाकर के पौधे की लंबाई को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तो ऐसी वैरायटीज जो अनुवांशिकली, जेनेटिकली जो लंबी होती हैं, खासतौर से जैसे मैंने आपको बताया बासमती की जो वैरायटीज रहती हैं वो सामान्यतः लंबी रहती हैं। तो इन वैरायटीज में हमें कम नाइट्रोजन देनी चाहिए, हाइब्रिड के बराबर नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। हाइब्रिड जो राइस होता है उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसमें हमें ज्यादा यूरिया और ज्यादा एनपीके इस तरह की खाद देनी पड़ती है, लेकिन इसमें आप नाइट्रोजन कम दें। नाइट्रोजन देने का जो स्रोत क्या है वो है यूरिया, तो आप यूरिया कम दें। तो ये ना करें कि आप जो हाइब्रिड राइस है, जो संकर धान है, उसी के बराबर आप यूरिया दे देंगे तो निश्चित रूप से लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर फसल गिरेगी। तो पहले आपको नाइट्रोजन कंट्रोल करनी है, मतलब जितनी रिकमेंडेड डोज होती है, जो संस्तुत मात्रा दी गई है वैरायटी की, उसी के अनुसार नाइट्रोजन दें। मतलब यूरिया का बहुत ज्यादा यूरिया ना दें, संतुलित उसका प्रयोग करें। तो पहला काम आप ये करें, नाइट्रोजन की सप्लाई को रोकें, चाहे नाइट्रोजन किसी भी रूप से दे रहे हो उसको रोकें। तो सामान्यतः किसान भाई नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देते हैं, तो यूरिया की सप्लाई रोकें, यूरिया डालना रोकें। दूसरा कारण देखिए, पानी होता है। खेत में जब पानी भरा रहता है तो कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं कि जब वो पानी में होती हैं तो उनके अंदर इथाइलिन ज्यादा बनता है, ताकि वो पानी की सरफेस से ऊपर पौधे आ जाएं और फोटोसिंथेसिस कर सकें और उनको हवा मिल सके और सूर्य का प्रकाश मिल सके। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाता है पौधे अपनी लंबाई पकड़ते जाते हैं। ये कुछ वैरायटीज में ऐसा देखा जाता है। और ये जो होता है, ये इथाइलिन बनती है। पानी के अंदर एनरोबिक कंडीशन रहेगी, पानी भरा रहेगा तो पौधे के अंदर इथाइलिन एक हार्मोन होता है, ये ज्यादा बनने लगता है, इससे लंबाई बढ़ती है। तो पानी का लेवल अगर बहुत ज्यादा बना हुआ है तो कुछ वैरायटीज ऐसी हैं, उनमें जेनेटिकली ऐसा होता है, आनुवांशिक रूप से ऐसा होता है कि ज्यादा पानी भरने पर उनकी लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जाता है उनकी लंबाई भी बढ़ती चली जाती है। तो ये पौधा प्राकृतिक रूप से करता है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ये कारण भी हो सकता है कि आपके खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ हो और बहुत ज्यादा पानी भरे होने से फिर ये लंबाई पकड़ेगा पौधा, ये धान लंबाई पकड़ने लगेगा और फिर आगे चल के नीचे गिरेगा। तो आप पानी की निकासी का प्रबंध करें। तो यहां आपको इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना है, ड्रेनेज करना बहुत जरूरी है। तो यहां नाइट्रोजन आपको कम देनी है और यहां पानी की आपको निकासी करनी है। तो ये दो काम आप जरूर करें, पानी का लेवल खेत के ऊपर बढ़ने ना दें, नहीं तो समस्या आएगी, पौधा लंबाई पकड़ता जाएगा। तीसरा हम ये काम कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये लंबाई बढ़ने का काम कुछ हार्मोन से रेगुलेट होता है। अब हम कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज कर सकते हैं जिससे कि लंबाई उसकी कम हो जाए।
देखिए जो प्लांट का भी, जैसे मैंने आपको बताया, सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, नाइट्रोजन इसमें हेल्प करता है। इसी तरह से जिब्रेलिन एसिड होता है, जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन भी जिसे हम कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, पौधे की सेल इलोंगेशन को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है। तो पौधे के अंदर अगर जिब्रेलिक एसिड ज्यादा बनेगा, ये एक प्राकृतिक हार्मोन होता है, तो लंबाई भी ज्यादा बनेगी। और ये प्राकृतिक रूप से ही इसका सिंथेसिस, जो इसका संश्लेषण होता है, पौधे के अंदर ही होता है। जिब्रेलिक एसिड बनता रहेगा, पौधा अपनी लंबाई पकड़ता रहेगा, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो किस तरह से अगर हम इस जिब्रेलिक एसिड को बनने को कम कर दें, रोक दें, तो उसकी हाइट रुक जाएगी। अब ये दो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, मैपिक्वेट क्लोराइड और पैक्लोब्यूट्राजोल। ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है जिब्रेलिन को बनने से रोकते हैं। तो जब जिब्रेलिन कम बनेगा तो उसकी लंबाई भी कम रहेगी, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं पकड़ेगा। तो हम किसी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर आप ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है। पौधा बहुत छोटा रह सकता है, कल्ले आपके कम रह सकते हैं, पौधा बहुत छोटा हो जाएगा और उपज में हमारी कमी आ सकती है। तो जब भी आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करें, देखिए रेगुलेटर है, ये रेगुलेट करता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, पंखे के रेगुलेटर से हम पंखे की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। इसी तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, अगर आपने थोड़ी सी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, प्लांट हाइट को बहुत ज्यादा कम कर देगा। और जब प्लांट हाइट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो फुटाव कम होगा और उपज में हमें कम मिलेगी, पौधे छोटे रह जाएंगे। तो आप जब भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखिए, इसलिए मैंने लिख दिया है सावधानियां नीचे कि इसको आपकी जो रिकमेंडेड डोज है वही हमें डालना है। तो अब हमका जो मैपिकेट क्लोराइड है, जो 5% AS में आता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है, कुछ अनुसंधान कार्यों से पाया गया है कि मैपिक्वेट क्लोराइड हम धान में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसकी जो मात्रा होती है, देखिए 5% AS वाला लेना है, ये 400 ml लेना है। ये 400 ml लेकर के हमको 200 लीटर पानी में इसको मिलाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम मैपिक्वेट क्लोराइड का जो प्रयोग करें वो 400 ml का करें और पानी हमें 200 लीटर मिलाना है। तो ये 1 एकड़ की मात्रा है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 1 हेक्टर में 1 लीटर होता है, इसका आपको स्प्रे कर देना है। 400 मिलीलीटर लेना है, 200 लीटर पानी मिला के हम फसल पे स्प्रे कर दें। तो जब पत्तियों पे पड़ेगा, पत्तियों पे जब इसका स्प्रे होगा तो पत्तियां इसको अंदर एब्जॉर्ब करेंगी और जो इसके अंदर जिब्रेलिन बन रहा है, जिब्रेलिक एसिड जो बन रहा है, उसको रोकेगी। और जो रोकेगी तो प्लांट हाइट भी रुक जाएगी। लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पैक्लोब्यूट्राजोल का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो हमारा पैक्लोब्यूट्राजोल 2 में आता है, 40% में आता है और 23% में आता है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैपिक्वेट क्लोराइड नहीं मिल रहा है तो हम पैक्लोब्यूट्राजोल का प्रयोग करें, ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और 40% वाले का हमें 1 एकड़ में करीब 30 मिलीलीटर डालना चाहिए, 30 ml डालना चाहिए 1 एकड़ में। 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी है, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कीजिए। ये भी ये 200 लीटर पानी है। अगर 23% वाला है तो फिर आप इसकी मात्रा 50 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर रख सकते हैं, और 200 लीटर पानी में इसका आप स्प्रे करें तो आप देखेंगे कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि इसकी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं डालनी। तो सावधानियां बहुत ध्यान रखें। क्या सावधानी है, जो मात्रा है 1 एकड़ में 400 मिलीलीटर डालना है तो आप 400 मिलीलीटर ही डालिए, उससे ज्यादा मत डालिए, तो धान बहुत लंबाई कम हो सकती है। 40% वाला 1 एकड़ में 30 मिलीलीटर पर्याप्त होता है और 23% वाला ले रहे हैं तो 50 मिलीलीटर ये पर्याप्त होता है। पानी आपको 1 एकड़ में 200 लीटर रखना है और स्प्रे कर दीजिए। इसको यूरिया में मिला करके मत डालिए। आप इसे यूरिया में लाके डालेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन ज्यादा मिल जाएगी, जैसी नाइट्रोजन मिलेगी वो लंबाई पकड़ लेगा। देखिए हम इसका काम क्या है, प्लांट हाइट को कम करना, और आप इसको यूरिया के साथ मिला के देंगे तो नाइट्रोजन मिल जाएगी, लंबाई बढ़ लेगी। तो दूसरी सावधानी आपको ये रखनी है कि नाइट्रोजन के साथ मिला करके नहीं देना है। कोशिश यही कीजिए कि हम स्प्रे कर दें। तो हम जब लंबाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, माना 30 दिन पे, 35 दिन पे, 40 दिन पे, 50 दिन पे, तभी हम इसका एक स्प्रे कर दें और इसकी लंबाई को वहां हम चेक कर सकते हैं। तो ये सावधानी रखनी है। डोज की आप बहुत ध्यान देखिए, जो इसकी डोज है, मात्रा है 1 एकड़ की, वही आपको प्रयोग करनी है। दूसरा, नाइट्रोजन के साथ मिला करके नहीं देना है, किसी कीटनाशी के साथ, किसी फंजीसाइड के साथ, किसी भी दवा के साथ मिला के नहीं देना है, क्योंकि ये ग्रोथ रेगुलेटर है।
इसको पत्तियों पे पहुंचना चाहिए, पत्तियों पे पहुंचेगा तभी ये काम करेगा। इसलिए आप छिड़के नहीं, बेहतर ये होगा आप इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें, खेत में मिट्टी में ना डालें। तो स्प्रे करने में थोड़ा समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन ये अपना असर दिखाएगा। अगर हम इस तरह के प्रयास कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये ग्रोथ रेगुलेटर अच्छे ढंग से काम करेगा। और हमको सारे ही प्रयास करने चाहिए, नाइट्रोजन भी कम दें, पानी की निकासी करें, और आवश्यकता होने पे ग्रोथ रेगुलेटर को तभी डालें जब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो अगर ये प्रयास करते हैं तो हम प्लांट हाइट जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसको कर सकते हैं। सावधानी आपको ये भी रखनी है कि अगर सामान्य ऊंचाई का धान है तो आप इसको नहीं डालें, क्योंकि सामान्य ऊंचाई जो होती है उसमें डाल देंगे तो उसकी हाइट और कम हो जाएगी। जब हाइट कम हो जाएगी तो उसकी पत्तियां भी छोटी रहेंगी, तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कम होगी, उसके अंदर ड्राई मैटर कम बनेगा, भोजन कम बनेगा, तो बालियां भी छोटी रह जाएंगी, पौधा ही छोटा रह जाएगा, पूरा ड्वार्फ हो जाएगा। अब जब छोटा पौधा हो जाएगा तो उसकी उपज भी कम आएगी। तो यही कारण होता है कि अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की सामान्य अवस्था में डाल दें तो भी उपज हमें कम मिलती है, ज्यादा मात्रा डाल दें तो भी हमें उसकी उपज कम मिलती है फसल की। तो ये आपको कुछ सावधानियां रखनी है ताकि हमको नुकसान ना हो और हमको फायदा हो। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं क्योंकि अगर डोज थोड़ी सी ज्यादा हो गई, 30 ml की बजाय अगर मान लीजिए 60 ml हो गई या 80 ml हो गई 1 एकड़ में, तो उसका उल्टा रिजल्ट हो जाएगा, पौधा बहुत नीचे बैठ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एक सामान्य फसल में भी आपको इसको नहीं डालना है। सामान्य फसल हो रही है, अच्छी हो रही है, अननेसेसरी आप उसमें डाल देंगे, अनावश्यक रूप से डालेंगे, वो उसका पौधा छोटा रह जाएगा, उपज कम रहेगी। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे आप देखेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।